हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड रियल स्टोरी इंस्पायर्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द गर्ल इन द एटिक। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट केल्सी को दिखाते हुए जिसने बस 3 महीने पहले ही अपने माँ को खोया था, वो भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे एक पेनफुल बीमारी में। तो ऐसे में जब उसे पता चलता है कि उसके शहर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फाउंडेशन की तरफ से एक चैरिटी मैराथन अरेंज किया जा रहा है, कैल्सी डिसाइड कर लेती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगी और जितना हो सके फंड रेज करके उस फाउंडेशन की मदद भी करेगी। लेकिन इसके लिए तैयारी भी तो जरूरी थी। तो कैल्सी 6 महीने पहले से ही हर रोज प्रैक्टिस में लग जाती है और अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म भी करती है, वो कब किस रूट को कवर कर रही है, उसे कितना वक्त लग रहा है, सब कुछ रेगुलरली शेयर करती रहती है अपने व्यूअर्स के साथ। वो व्यूअर्स जिनमें बिली नाम का एक बंदा भी शामिल था। कैल्सी के शहर में रहता था वो अपने व्हीलचेयर बाउंड माँ के साथ उन्हीं के घर में एक कन्वेनियंस स्टोर में छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। बेसिकली एक लूजर था बिली। ना कोई दोस्त था, ना कोई सोशल लाइफ, ना लाइफ में कुछ अचीव किया था उसने, ना कुछ करने का कोई इरादा था। बस बड़े बड़े बातें करना आता था उसे, झूठ मूठ की कहानियां बनाकर फालतू में खुद की तारीफ करना आता था। और झूठ तो वो ऐसे कहता था जिससे कोई भी बेवकूफ बन जाए। दूसरी तरफ उसकी माँ डेबी एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। अपने बेटे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी वो। उन्हें लगता था उन्हीं के डिसेबिलिटी के कारण बिली को उनके साथ रहना पड़ रहा है। बेचारे को अपने बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलता। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। बिली असल में एक पैरासाइट था, उसकी अपनी कोई लाइफ थी ही नहीं। वो अभी भी अपने माँ के सहारे ही जी रहा था, उन्हीं के सेविंग्स पर खा रहा था, ऊपर से शेमलेसली उनके बैग से पैसा भी चुराता था। और पकड़े जाने पर अपने एक्टिंग टैलेंट के बदौलत वो अपनी भोली भाली माँ को यही यकीन दिलाता था कि उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, वो खुद ही खर्च करके भूल रही हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे बिल्ली का फेवरेट टाइम पास था छुप छुप कर अपने दोस्तों को स्टॉक करना, उन्हें उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए देखना। लेकिन खुद किसी लड़की को सामने से जाकर अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। ऊपर से उसकी लाइफ की आइडियोलॉजी भी बहुत ही भयानक थी। 21st सेंचुरी में जीकर भी उसके थॉट्स बहुत ही बैकडेटेड थे। उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो बिल्कुल प्योर हो, इनोसेंट हो, जो उसके सामने खुद को कंप्लीटली सरेंडर कर दे, उसका घर संभाले और उसके लिए बच्चा पैदा करे। बाहर के दुनिया से उसका कोई कांटेक्ट बर्दाश्त नहीं करेगा बिली। अब एक ऐसी सोच रखने वाला इंसान जब किसी को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगता है तब टेंशन की बात तो थी ही। केल्सी अपने अनजाने में ही बिली की सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी थी। लेकिन इसका अंजाम कितना भयानक होगा, बिली अपने पागलपन में किस हद तक गुजर जाएगा, उसका कोई अंदाजा किसी को भी नहीं था सिवाय खुद बिली के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसी की तैयारी तो वो कर रहा था। एक दिन जब वो अचानक ही अपने घर की एटिक की साफ सफाई करने लगता है, उसकी माँ को लगता है जरूर बिली वहां अपने लिए एक जिम का सेटअप कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ही उसे ये आइडिया दिया था। लेकिन बिली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जो हमें तब पता चलता है जब वो अगले दिन सुबह अचानक ही उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जिस रास्ते कैसी रनिंग पर निकली थी। दोनों की मुलाकात भी होती है और बिली उसे अपने मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश भी करता है। मगर फिर जो होता है वो कैल्सी ने कभी अपने नाइटमेयर में भी सोचा नहीं होगा। बिली अचानक ही उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और फिर अपने गाड़ी के ट्रंक में भर कर ले आता है अपने घर। कैल्सी के होश लौटने से पहले उसे किसी तरह ऊपर एटिक में पहुंचाना था बिली को, जिसमें उसके प्लान के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यूजुअली इस समय उसकी माँ अपनी फिजिकल थेरेपी के लिए जाती है। मगर उस दिन जैसे ही बिली अपने घर के सामने जाकर पहुंचता है, उसे पता चलता है उसकी माँ तो अभी भी घर में ही है, वो भी अपने दोस्त बेथ के साथ। वो आज कहीं नहीं जाने वाली। ऊपर से उसे गुड न्यूज भी देती है बेथ, कहती है डेबी अभी वॉकर की मदद से चलने लगी है, अगर ऐसे ही प्रोग्रेस होता रहा तो अगले 6 महीने के अंदर ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अब भले ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन बिली बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी माँ अगर चलने लगेगी तो वो अपने राज को कैसे छुपा पाएगा। बट फॉर नाउ वो अपने टेंशन को छुपाकर उनके सामने अपने आप को खुश दिखाता है और फिर सेलिब्रेशन के नाम पे उन्हें बाहर भेज देता है डिनर करने। इससे उसे कैल्सी को छुपाने का मौका तो मिल जाता है, साथ ही साथ साउंड प्रूफ फोम लगाने का मौका भी।
इससे होता ये कि होश लौटने के बाद कैसे कितना ही चीखे चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंच पाती। इधर बिली तो पहले दिन से ही उसे अपने लिए परफेक्ट वाइफ तैयार करने में लग चुका था। पहले दिन ही उसे सारे रूल्स बता दिया था उसने, साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि कैसे को उसकी वाइफ बनने के लिए पहले कुछ ओबीडियंस टेस्ट देना होगा, फिर बिली डिसाइड करेगा कि उसे घर के अंदर लेकर जाना है या फिर यहीं पर कैद रखना है। थैंकफुली बिली को एक प्योर एंड इनोसेंट वाइफ चाहिए थी, इसलिए वो शादी से पहले कैसे को फिजिकली वायलेट नहीं करता, लेकिन इससे कैसे का हरासमेंट कुछ कम नहीं होता। बिली फोर्सफुली उसके कपड़े चेंज करता था, उसे किस करता था। बेचारी कैसे तो प्रोटेस्ट करने की हालत में भी नहीं थी। आखिर एक 16 साल की बच्ची ऐसे सिचुएशन में अपने फोन के बिना, किसी भी सहारे के बिना और कर भी क्या सकती थी। वो बेचारी और एटिक के धूल मिट्टी में बंद रहना नहीं चाहती थी, इन हथकड़ियों से आज़ादी चाहिए थी उसे। इसीलिए इनिशियली वो भी बिली की सारी बातें मान लेती है, लेकिन बिली का पागलपन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। उसके मुताबिक कैल्सी थोड़ी मोटी दिख रही थी, इसलिए वो कैल्सी का खाना कम कर देता है। इवन पानी भी, बेचारी को पूरे दिन में बस एक ही बार खाना और एक ही बोतल पानी नसीब होता था, जिसके चलते कैल्सी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगी थी। ऊपर से उस गंदे मैट्रेस पर पूरा दिन लेटे रहने के कारण उसके पूरे शरीर पे छाले भी पड़ने लगे थे। लेकिन इन सब को देखकर भी बिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने ऐश से मतलब था। उस पागल को यही लगता था कि वो कैल्सी के लिए इनफ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए कैल्सी को हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराकर उसे ट्रीट करना चाहिए। और जब भी कैल्सी ऐसा नहीं करती थी तो उस पर हाथ उठाने से बिल्कुल भी कतराता नहीं था बिली। ऐसे ही देखते देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उधर कैल्सी के घर में हम उसके डैड और उसके बेस्ट फ्रेंड सोफिया को देखते हैं पागल की तरह उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए, उसके नाम का मिसिंग फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, खुद आसपास के नेबरहुड का चक्कर काटते हुए। सोफिया को कैल्सी के गायब होने के अगले दिन ही उसी जगह से कैल्सी का फोन मिला था जहां बिली ने फेंका था। तो पुलिस उस जगह के आसपास जंगल के हर कोने में बहुत अच्छे से सर्च करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। ना कैल्सी का खून मिलता है, ना और कोई सब्सटेंस, जिससे वो लोग इतना तो श्योर हो जाते हैं कि कैल्सी अभी भी जिंदा है। अभी बारी थी उसके सोशल मीडिया फॉलोइंग को चेक करने की। उसके लाखों मेल फॉलोअर में से कल्प्रिट कोई भी हो सकता था। अब भले ही पुलिस का अनुमान बिल्कुल सही था, लेकिन उनका तरीका काफी टाइम कंज्यूमिंग था। पता नहीं बिली को लोकेट करने में और कितना वक्त लगेगा उन्हें, और तब तक कैल्सी को और कितना कुछ सहना पड़ेगा। इन 2 हफ्तों में ही बिली इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि कैल्सी को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था। वो जब मन चाहे उसे फोर्सफुली किस कर रहा था, जब मन चाहे मार रहा था, लेकिन कैल्सी हिम्मत नहीं हारती। एक दिन वो अपने मीठी मीठी बातों से बिली को कन्विंस कर लेती है उसके हैंडकफ्स खोलने के लिए, ताकि वो उसके पैर दबा सके। और जैसे ही बिली थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है, कैल्सी उसे मारकर एटिक से भागने की कोशिश करती है, मगर सीढ़ियों से नीचे उतर तक नहीं पाती बेचारी। उससे पहले बिली उसे पकड़ लेता है और बेल्ट से इतना मारता है, इतने जोर से चोक करता है कि बेचारी दर्द से तड़प उठती है। फिर कभी उसके बातों में नहीं फंसता बिली, मगर दूसरी तरफ उसके लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, जो थी उसकी मॉम। एक दिन जब बिली घर लौट रहा था तो उसे बाहर पुलिस दिखती है, जिससे नेचुरली काफी घबरा जाता है वो कि कहीं उसकी माँ को केस के बारे में कुछ पता न चल गया हो। लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है उसकी माँ तो उनके पर्स से गायब हुए पैसों के बारे में कंप्लेन करने के पुलिस बुलाई थी। उसे शक था उनकी मेड ये पैसा चुरा रही है। इस बार तो बिली बच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके बार बार एटिक में जाने से उसके माँ को ऑलरेडी शक होने लगा था, स्पेशली जब नेक्स्ट डे उनके दोस्त बेथ घर आती है और वो बिली से पूछती है कि एटिक में वो क्या कर रहा है, सारा दिन वहाँ लाइट ऑन रहता है। तब तो बिली लिटरली हिचकिचाने लगता है, झूठ मूठ की कहानी बनाता है कि वहाँ उसने अपना एक जिम सेटअप किया है, लेकिन उसके फिजिक को देखकर किसी को भी उसके बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन डेबी उससे कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि बिली ने जरूर वहां अपने लिए गेमिंग सेटअप किया होगा, जिसमें डेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कारण जो भी हो बिली वहां जो कुछ भी कर रहा है उससे उसके एंगर इश्यूज बहुत हद तक कंट्रोल में आए हैं। मतलब बिली को पहले से ही बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थे, उसके माँ को पता था, लेकिन वो अपना गुस्सा कैसे कम कर रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं था उन्हें।
उधर उनके बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि डेबी अपने यंग एज में एक बहुत ही अच्छी डांसर थी, जिस कारण से अपने परिवार अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए थी वो कभी। दूसरी तरफ बिली के डैड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो घर के खर्चे, बिली के पढ़ाई के खर्चे सब डेबी को ही अर्न करना पड़ता था। इवन ये घर भी डेबी के माँ का ही है। अब एक ऐसे माहौल में जहाँ कुछ भी ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सेटअप में नहीं था, वहाँ रहते रहते बिली के दिल में बचपन से ही इस सेटअप के अगेंस्ट एक डिसलाइक ग्रो करने लगा था, जो बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर एक मेल शॉविनिज्म का जन्म दिया एंड अल्टीमेटली वो एक बेहद क्रिप्टिक इंसान में बदल गया। डेबी इनिशियली तो इतना कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे बिली का बर्ताव चेंज होते हुए जरूर नोटिस करती है, स्पेशली उस दिन जिस दिन वो उसे वॉकर से चलकर दिखाती है। इस पर तो उनके बेटे को खुश होना चाहिए था ना, लेकिन बिली कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप ऊपर चला जाता है। और ठीक इसके बाद ही अचानक एक दिन डेबी के मेडिसिन गायब होने लगते हैं, वो मेडिसिन जिनके बिना वो प्रॉपरली फंक्शन तक नहीं कर पाती। वॉशरूम यूज करना, खाना खाना, कुछ भी नहीं कर पाती खुद से। अपने माँ को इतना बेबस होते हुए देखकर भी बिल्ली ना जाने कैसे बहुत ही काम रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब डेबी तो उसके ऐसे बर्ताव का कारण समझ नहीं पा रही थी, लेकिन हम जरूर गैस कर पाते कि जरूर बिली ने ही उसका मेडिसिन छुपाए होंगे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि उसकी माँ फिर से कभी नॉर्मल हो पाए। उनका इंडिपेंडेंस बिली के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन डेबी को तो ठीक होना था, इसीलिए वो खुद ही दुगना पैसे खर्च करके दोबारा अपने लिए मेडिसिन ऑर्डर करती है। और जब वो डिलीवर होता है तो उसके साथ साथ एक और पार्सल भी डिलीवर होता है जो बिली के नाम पर था। डिलीवरी एजेंट ने गलती से उस पार्सल का सील तोड़ दिया था, जिससे डेबी देख पाती है कि उस बॉक्स के अंदर एक लॉन्जरी सेट है। इससे पहले कई बार डेबी ने बिली को देखा था फ्लावर्स लेके घर लौटते हुए। अब इन सब से वो नाराज नहीं होती, उनका बेटा एक यंग लड़का है, उसकी जिंदगी में किसी लड़की का होना तो नॉर्मल बात है ना। तो डेबी इस बार भी उससे कुछ नहीं कहती, जिससे बिली की हिम्मत और बढ़ जाती है। वीकली ट्वाइस जब भी डेबी फिजिकल थेरेपी के लिए बाहर जाती थी, वो कैल्सी को नीचे लाने लगता है नहाने के लिए। नहीं, वहां भी कैल्सी को प्राइवेसी नहीं मिलती। बिली पूरा टाइम वहीं पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसके मुताबिक ऐसे ही तो एक रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। कैल्सी उसकी इन वाहियात हरकतों से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो हेल्पलेस थी। बिली के हाथों मार खाना नहीं चाहती थी वो, उसे जिंदा रहना था। तो ऐसे ही देखते देखते और कुछ महीने बीत जाते हैं। कैल्सी के गायब हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे, फिर भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। ना एक ही घर में रहते हुए डेबी को उसकी भनक लगती है, मगर हाँ, इसी बीच डेबी ये जरूर नोटिस करती है कि उनके सेविंग से पैसे बहुत ही जल्दी गायब हो रहे हैं। बिली से पूछो तो वो डिनाई कर रहा था, तो भला पैसे जा कहाँ रहे थे। एट सम पॉइंट हालत ऐसी हो चुकी थी कि घर के प्रॉपर्टी टैक्सेस भी डेबी के डिसेबिलिटी चेक से डिडक्ट होने लगा था, जबकि डेबी के मुताबिक बैंक में अभी भी एक मोटे रकम का अमाउंट होना चाहिए था, जो बिली के मुताबिक कभी था ही नहीं। इस बार डेबी और चुप नहीं रह पाती। वो बिली को कन्फ्रंट करती है कि आखिर चल क्या रहा है, वो एटीएम में करता क्या है, कहाँ जा रहा है इतने सारे पैसे। लेकिन बिली कोई जवाब नहीं देता, सिंपली कह देता है कि सारा पैसा उसके ट्रीटमेंट में ही खर्च हो रहा है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि बिली ये पैसे अपने मौज मस्ती के लिए खर्च करता था, अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने में। इसके बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहता है, डेबी कुछ नहीं कहती तो माहौल भी शांत रहता है। लेकिन डेबी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करने लगी थी, उसकी मोबिलिटी भी पहले से काफी बेहतर हो चुका था। ऐसे में एक दिन जब वो नहाने जाती है तो उसे अपने बाथटब में कैल्सी के लंबे बाल मिलते हैं, जिससे उसे शक होता है कि बिली जरूर अपने गर्लफ्रेंड को इस घर में लाता है। मे बी उनके सो जाने के बाद, क्योंकि उसे कभी कभी ऊपर एटिक से हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, जो असल में तो कैल्सी की चीखें होती थी, लेकिन वो फोन्स की वजह से इतना मुफल्ड साउंड करता था कि डेबी ठीक से कुछ समझ नहीं पाती थी। ऐसे में फाइनल एक दिन वो बिली से डायरेक्टली कह देती है कि उसे पता है वो अपने गर्लफ्रेंड को इस घर में लाता है, तो वो उससे मिलना चाहती है। आखिर इसमें शर्माना कैसा। अब उस वक्त तो बिली हाँ कर देता है, लेकिन वो किसी भी हालत में कैल्सी को उनके सामने ला नहीं सकता था, इसीलिए बाद में वो झूठ कह देता है कि कैल्सी बीमार पड़ चुकी है। सबूत के तौर पर उसके एक इमेज भी दिखाता है वो, और ठीक यहीं पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अपने अनजाने में ही अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है बिली।
क्योंकि उसे याद नहीं रहता कि ये घर उसके माँ का चाइल्डहुड होम है। इस घर का हर एक कोना पहचानती है वो, तो एटिक को कैसे नहीं पहचानेगी। डेबी को तो लिटरली झटका लगता है जब उसे पहली बार ये सच समझ आता है। वो खुद जाकर देखने की डिसाइड करती है। तब थैंकफुली बिली घर में नहीं था, तो वो अकेले ही किसी तरह गिरते पड़ते ऊपर एटिक में जा पहुंचती है। लेकिन वहां केल्सी को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं होती, उल्टा उसे तो ये लगता है कि जरूर केल्सी अपने मर्जी से ही वहां रह रही होगी। मे बी ये उनका कोई फैंटेसी डेट होगा। लेकिन केल्सी जब उन्हें सच्चाई बताती है और रिक्वेस्ट करती है उसे रेस्क्यू करने के लिए, तब असली झटका लगता है डेबी को। उन्हें तो पहले यकीन ही नहीं होता कि उनके बेटे ने इस लड़की को 1 साल से ऊपर यहाँ कैद रखा है। कुछ मिनट के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी डेबी, लेकिन खुद को संभालने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता उन्हें। तुरंत ही वो डिसाइड कर लेती है कि उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन फोन तो उसके पास था ही नहीं। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त नीचे कहीं गिर गया था, तो डेबी जल्दी से नीचे जाती है फोन को ढूंढने। बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले बिली आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। डेबी का फोन भी छुपा लेता है वो, ताकि डेबी पुलिस को कॉल न कर पाए। और तो और उससे उसका व्हील चेयर भी छीन लेता है, कंप्लीटली बेड बाउंड कर देता है उसे, जिससे वो चाहकर भी केल्सी की कोई मदद न कर पाए। और जब डेबी उसे चिल्लाने की धमकी देती है, तो जवाब में बिली नेबरहुड में ये बात फैला देता है कि डेबी को डिमेंशिया हुआ है, इसीलिए कभी कभी वो वियर्ड बिहेव करती है। साथ में डायरेक्टली अपने माँ को ये कहकर धमकाता है कि अगर डेबी ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसे जान से मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिली को। वैसे भी वो जिंदा भी है सिर्फ और सिर्फ उसके डिसेबिलिटी चेक के कारण। मतलब बिली इस हद तक गिर चुका था कि अपने स्वार्थ के लिए वो अपने माँ का खून भी कर सकता था। इससे बड़े हैवानियत और क्या ही हो सकती थी। डेबी तो बिल्कुल स्टंट हो चुकी थी अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर, मगर बिली को इतना कुछ कर कर भी चैन नहीं मिलता। वो घर के बाहर अलार्म भी इंस्टॉल कर देता है, ताकि अगर रात में भी कभी कोई घर से भागने की कोशिश करे तो उसे पता चल जाएगा। साथ ही साथ बेट से भी ये कह देता है कि वो नहीं चाहता कि उसके माँ को कोई डिस्टर्ब करे, उन्हें आराम चाहिए। एक्चुअली डेबी को अपने मुट्ठी में लाने के बाद बिली को और किसी का कोई डर नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। वो जो चाहे कर सकता था, जिसकी शुरुआत वो करता है केल्सी से फोर्सफुल इंटीमेट होकर। उस दिन उसका जन्मदिन था, तो प्रैक्टिकली वो 18 साल की हो चुकी थी। अब बिली को और किसी बात का हेसिटेशन नहीं था। और एक बार जब उसका मन भर जाता है तो वो केल्सी को एटिक से नीचे ले आता है, ताकि वो घर का काम काज कर सके और डेबी का भी ख्याल रख सके। इन अ वे केल्सी को अभी वो एक स्लेव की तरह यूज करने लगा था, जो डेबी से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं पा रही थी। इस बिली को तो वो पहचानती भी नहीं थी, लेकिन उसे किसी भी हाल में केल्सी को बचाना था। इसीलिए वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो बिली के सामने उसे रूड बिहेव करेगी, जिससे बिली अपनी माँ पर भरोसा करने लगे। इससे काम होता भी है। बिली को सच में लगने लगा था कि उसकी माँ को भी शायद इस सब से मजा आने लगा है। फ्री का मेट मिल गया है, और प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन ये तो डेबी का असल में एक प्लान था। कुछ दिन बाद एक रात अचानक ही एक आइडिया सूझता है डेबी को। वो एक काम के बहाने केल्सी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है उनके पास बिली के डैड के कुछ स्लीपिंग पिल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर वो लोग किसी तरह से बिली को खिला सके तो वो घर से बाहर जा पाएंगे। तो प्लान ये तैयार होता है कि बिली के बर्थडे के दिन उसके बियर में ये टैबलेट्स मिलाया जाएगा। उस मुताबिक केल्सी सब कुछ रेडी भी करती है, लेकिन बिल्कुल अहम वक्त पर बेथ उसके लिए एक रेड वाइन का बॉटल लेकर आती है एज अ गिफ्ट, जिससे बिली बियर को फेंकने जाता है और उसे वो टैबलेट डस्ट दिख जाता है। इसके बाद और कुछ समझने में वक्त नहीं लगता उसे। वो तो वहीं पर केल्सी को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन डेबी सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। कहती है उसने वो टैबलेट्स मिलाया था, केल्सी को तो कुछ पता भी नहीं था। मगर इसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। बिली उनके सारे टैबलेट्स फेंक देता है फिर से, जिससे डेबी फिर से एक बार पहले की तरह डिसेबल्ड होने लगती है। उसे देखकर केल्सी को खराब लग रहा था। वो बिली को रिक्वेस्ट कर रही थी उनके लिए दवाई लाकर देने के लिए, क्योंकि ऐसे तो डेबी मर जाती। मगर बिली अपने जिद से नहीं हटता। उसके दिल में कोई दया नहीं था अपने माँ के लिए। अगले कुछ दिन ऐसा ही चलता है, जिससे डेबी के साथ साथ केल्सी की हालत भी और खराब होने लगती है। बिली तो अब बात बात पर केल्सी को इलेक्ट्रिक शॉक भी देने लगा था। ऊपर से एक दिन उसे ये भी पता चलता है कि बिली एक और लड़की को टारगेट बना रहा है, उसे भी घर लाने की सोच रहा है वो। अब ऐसा तो हरगिज होने नहीं दे सकती थी केल्सी।
फॉर्चुनेटली ठीक इसी समय के आसपास बिली का कमरा साफ करते वक्त उसे डेबी के मेडिसिन मिल जाते हैं जो पिछली बार बिली ने छुपाया था। तो केल्सी चुपचाप उन्हें अपने पास रख लेती है और टाइम टाइम पे डेबी को देने लगती है, जिससे डेबी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन वो ये सच बिली तक पहुंचने नहीं देती। उसके सामने खुद को पैरालाइज्ड दिखाती है वो, जिससे होता ये कि बिली उनके अराउंड उतना केयरफुल नहीं रहता और ठीक इसी बात का फायदा उठाती है वो। एक दिन उसके मैनिक्योर करते वक्त बिली जब केल्सी को खाना बनाने के लिए भेजता है तो मौका पाकर डेबी कारपेट के ऊपर सैनिटाइजर फेंक देती है और फिर उसमें आग लगा देती है। इससे घर के सारे फायर अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं, जो बेत को सुनाई देती है और वो उनके दरवाजे पर आकर नॉक करने लगती है। मगर जब बहुत बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे लगता है जरूर डेबी घर में अकेली होगी। तो वो और देर नहीं करती, इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देती है। इससे होता ये कि डेबी अपने घर को तो बचा नहीं पाती, लेकिन सही समय पुलिस के आ जाने से वो खुद जरूर बच पाती है और घर से निकलते ही वो सबसे पहले उन्हें केल्सी के बारे में इन्फॉर्म करती है। अब भले ही एटिक में चेक करने पर उन्हें केल्सी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ उसके कैद होने के सारे सबूत मौजूद थे। फाइनली नीचे बिली के रूम के क्लोजेट के अंदर हाथ मुंह बंधे हुए हालत में मिलती है केल्सी। बिली ने उसे वैसे ही छोड़ दिया था मरने के लिए। किसी के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर खुद भाग गया था वो। बट अल्टीमेटली वो भी बच नहीं पाता। पुलिस उसी रात उसे अरेस्ट करती है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई जाती है। इधर केल्सी और डेबी दोनों को ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है। केल्सी के डैड को इन्फॉर्म किया जाता है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगते हैं, लेकिन पिछले 16 महीनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर उसे झेलने पड़े थे, वो आसानी से भूलने जैसा नहीं था। केल्सी जानती थी उसे वक्त लगेगा। डॉक्टर उसके मैलन्यूट्रिशन को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके मेंटल ट्रॉमा जो उसके अंदर है उसे खुद ही हील करना होगा। लेकिन वो हार नहीं मानती। पिछली बार जिस जगह पर सब कुछ खत्म हुआ था वहीं से लाइफ को फिर से स्टार्ट करती है वो। दूसरी तरफ डेबी भी धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी। प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की वजह से वो भी एक दिन फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाती है। हाँ, उसे गम था अपने बेटे के लिए, उसे मिस करती थी, लेकिन इंसानियत के नाते वो खुश थी। उसे पता था बिली के साथ वही हुआ है जो वो डिजर्व करता है। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।